सन 72 ईसा पूर्व थ्रेस का एक छोटा सा गांव। सुबह की पहली रोशनी अभी आई भी नहीं थी और दूर से जमीन कांपने लगी थी। घोड़ों की टापें, लोहे की खनखनाहट और फिर एक भयानक चीख। रोमी सेना आ पहुंची थी। लड़ाई कुछ ही पलों में खत्म हो गई। मर्दों को मार दिया गया, बच्चों को एक तरफ धकेल दिया गया और औरतों को उन्हें जिंदा रखा गया। ये दया नहीं थी, ये एक अलग किस्म की सजा थी। रोमी विजय का मतलब सिर्फ जमीन जीतना नहीं था। इसका मतलब था हारे हुए लोगों की हर चीज पर कब्जा करना, उनके घर, उनकी दौलत और उनकी औरतें। आज हम उन औरतों की कहानी बताएंगे जिनके बारे में इतिहास की किताबें चुप रहती हैं। सच सुनने की हिम्मत हो तो बने रहो। सन 71 ईसा पूर्व रोम की सड़कें उस दिन खून और जश्न से भरी थीं। स्पार्टकस की बगावत कुचल दी गई थी। 6000 गुलामों को क्रूसिफाई किया गया था, कैपुआ से रोम तक, एपियन वे के दोनों किनारों पर। लेकिन उस दिन जो औरतें जंजीरों में बंधकर रोम की गलियों में घसीटी जा रही थीं, उनकी कहानी किसी ने नहीं लिखी। इतिहास ने जनरलों के नाम याद रखे, लड़ाइयों की तारीखें याद रखें, लेकिन उन औरतों को भुला दिया जो हर जीत के बाद रोमी सेना के साथ चलती थीं, जंजीरों में। रोमी साम्राज्य को समझना हो तो सिर्फ उसकी सड़कें, उसके मंदिर या उसके कानून मत देखो। उसकी असली ताकत का राज उसकी सेना में था, और उस सेना की जीत के बाद क्या होता था ये समझना जरूरी है। रोमी गणराज्य और बाद में साम्राज्य के दौर में युद्ध सिर्फ दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता को निगल जाने की प्रक्रिया थी। जब रोमी सेना किसी शहर या गांव को जीतती थी तो वहां की हर चीज रोमी राज्य की संपत्ति बन जाती थी, जमीन, सोना, अनाज, जानवर और इंसान। लेकिन जो कोई नहीं बताता वो ये है कि इस इंसानों की श्रेणी में औरतें सबसे पहले आती थीं, और उनके साथ जो होता था वो एक तय, संगठित और कानूनी प्रक्रिया थी। ये किसी सैनिक की व्यक्तिगत बर्बरता नहीं थी, ये रोमी युद्ध नीति का हिस्सा था। रोमी कानून में एक शब्द था, प्राइडा। इसका मतलब था युद्ध में जीती गई संपत्ति, और इस प्राइडा में औरतें भी शामिल थीं। जब कोई शहर डेडिशियो यानी आत्मसमर्पण करता था तो उसके नागरिकों को कुछ अधिकार मिलते थे, लेकिन जब कोई शहर लड़कर हारता था तो वहां के सभी लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, सब रोमी राज्य के गुलाम बन जाते थे। ये रोमी यूस बेली यानी युद्ध के अधिकार का हिस्सा था। सन 146 ईसा पूर्व में कार्थेज का पतन हुआ। रोमी जनरल स्किपियो एमिलियानस के नेतृत्व ने रोमी सेना ने कार्थेज को 3 साल की घेराबंदी के बाद तोड़ा। उस शहर में उस वक्त करीब 5 लाख लोग थे। जब शहर गिरा तो मर्दों को मार दिया गया, 50,000 औरतों और बच्चों को गुलाम बनाकर रोम भेजा गया। 50,000 ये कोई छोटी संख्या नहीं थी, ये एक पूरी सभ्यता का सफाया था। ग्रीक इतिहासकार पॉलीबियस, जो खुद उस वक्त वहां मौजूद था, उसने लिखा, जो दृश्य मैंने देखा उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये एक चश्मदीद की गवाही थी, और वो गवाही कार्थेज की औरतों की चीखों से भरी थी। लेकिन कार्थेज कोई अकेला मामला नहीं था। यही हुआ कोरिंथ में सन 146 ईसा पूर्व में ही। यही हुआ एपिरस में सन 167 ईसा पूर्व में, जब रोमी जनरल लूशियस एमिलियस पॉलस ने एक ही दिन में 70 शहरों को लूटा और 1,50,000 लोगों को गुलाम बनाया। 1.5 लाख इंसान एक ही दिन में। ये संख्या किसी आधुनिक शहर की पूरी आबादी के बराबर है। इन गुलामों में औरतों की तादाद हमेशा सबसे ज्यादा होती थी, क्योंकि मर्दों को अक्सर युद्ध में मार दिया जाता था या विरोध के डर से कत्ल कर दिया जाता था। औरतें ज्यादा उपयोगी मानी जाती थीं। रोमी समाज में घरेलू काम के लिए, खेतों में काम के लिए और उन कामों के लिए जिन्हें इतिहास की किताबें साफ साफ नहीं लिखती। रोमी सेना के साथ हमेशा लेनियंस चलते थे। जैसे ही कोई शहर जीता जाता, ये दलाल औरतों को छांटते थे। जवान, स्वस्थ और अच्छी दिखने वाली औरतों को अलग किया जाता था। उनकी कीमत तय होती थी, बाजार में बेचा जाता था। रोम के फोरम बुरेरियम में, जो शहर का सबसे बड़ा बाजार था, औरतें उसी तरह बिकती थीं जैसे अनाज या कपड़ा। सिसरो, रोम के सबसे मशहूर वकील और दार्शनिक, उन्होंने अपनी किताब डी रिपब्लिका में लिखा कि युद्ध में जीती गई संपत्ति पर रोमी राज्य का पूरा अधिकार है। वो इसे अन्याय नहीं मानते थे, ये उनके लिए कानून था, परंपरा थी और सभ्यता का हिस्सा था। यही वो पल है जब हमें रुककर सोचना चाहिए।
रोम को हम सभ्यता का पालना कहते हैं। उसके कानून, उसकी भाषा, उसकी वास्तुकला आज भी हमारी दुनिया को प्रभावित करती है। लेकिन उसी सभ्यता की नींव में लाखों औरतों का दर्द दबा हुआ है, जिनके नाम इतिहास में कहीं नहीं लिखे गए। वे सिर्फ एक संख्या थीं, प्राइडा थीं, लेकिन वे इंसान थीं और उनकी कहानी सुनी जानी चाहिए। अब तक तुमने जाना कि रोमी जीत के बाद औरतें प्राइडा बन जाती थीं, लेकिन ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक पूरा तंत्र था। एक मशीन थी जो हर जीत के बाद चलती थी, व्यवस्थित, ठंडी और बेरहम। आज हम उस मशीन के हर पुर्जे को खोल कर देखेंगे। जब रोमी सेना किसी शहर को जीतती थी तो सबसे पहला काम होता था दिविसियो, यानी बंटवारा। ये बंटवारा 3 हिस्सों में होता था। पहला हिस्सा जाता था रोमी राज्य को, यानी सीनेट और सरकार को। दूसरा हिस्सा जाता था जनरल को, जिसने लड़ाई जीती थी, और तीसरा हिस्सा बांटा जाता था सैनिकों में। इस बंटवारे में औरतें भी शामिल थीं। वे संपत्ति थीं और संपत्ति बांटी जाती थी। लेकिन हर औरत का भाग्य एक जैसा नहीं था। रोमी तंत्र में उनकी श्रेणी तय होती थी। सबसे पहले आती थीं वे औरतें जो किसी राजघराने या कुलीन परिवार से होती थीं। इन्हें कैप्टिवे नोबिलिस कहा जाता था। इनकी कीमत सबसे ज्यादा होती थी। इन्हें या तो रोमी सीनेटरों के घरों में भेजा जाता था या फिर इनके परिवार से फिरौती मांगी जाती थी। सन 168 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के राजा पर्सियस की हार के बाद उसकी रानी और बेटियों को रोम लाया गया। उन्हें जनरल ल्यूसियस एमिलियस पॉलस के घर में रखा गया, नौकरानियों की तरह। दूसरी श्रेणी थी आम औरतों की। इन्हें सीधे दास बाजार में भेजा जाता था। रोम में उस वक्त 3 बड़े दास बाजार थे, फोरम बोरेरियम, कैपुआ का बाजार और डेलोस द्वीप का बाजार। डेलोस सबसे बड़ा था। इतिहासकार स्ट्रेबो ने लिखा है कि डेलोस में एक दिन में 10,000 गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। 10,000 एक दिन में। इनमें से आधी से ज्यादा औरतें होती थीं। बाजार में पहुंचने से पहले औरतों को मेंसिपियो की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। इसमें उनकी उम्र, स्वास्थ्य और उपयोगिता की जांच होती थी। उन्हें नहलाया जाता था, उनके बालों में तेल लगाया जाता था और उन्हें एक पत्थर के चबूतरे पर खड़ा किया जाता था। उनके गले में एक तख्ती लटकाई जाती थी जिस पर उनकी खूबियां लिखी होती थीं, उम्र, भाषा और वे काम जो वे कर सकती थीं। ये तख्ती टिटुलस कहलाती थी। जो औरतें बीमार होती थीं, बूढ़ी होती थीं या जिन्हें अनुपयोगी माना जाता था, उनका भाग्य और भी अंधेरा था। उन्हें खेतों में भेजा जाता था, जहां काम की परिस्थितियां इतनी भयानक थीं कि वे कुछ ही सालों में मर जाती थीं। रोमी कृषि लेखक कोलुमेला ने अपनी किताब डे रे रस्टिका में लिखा है कि खेतों में काम करने वाले गुलामों की औसत उम्र बहुत कम होती थी। वो इसे एक व्यावसायिक समस्या की तरह लिखता है, इंसानी त्रासदी की तरह नहीं। लेकिन सबसे क्रूर हिस्सा था रोमी सेना का अपना आंतरिक तंत्र। जब सेना किसी लंबे अभियान पर होती थी तो जीती हुई औरतों को तुरंत बाजार नहीं भेजा जाता था। उन्हें सेना के शिविर में रखा जाता था। रोमी सैन्य शिविरों में एक हिस्सा होता था जिसे लुपानार कहते थे। ये एक संगठित व्यवस्था थी जिसे रोमी सैन्य अधिकारी खुद चलाते थे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, ये सेना की आधिकारिक संरचना का हिस्सा था। रोमी इतिहासकार लीवी ने अपनी किताब अब उर्ब कॉन्डेटा में कई जगहों पर उल्लेख किया है कि जीत के बाद औरतों को सेना के शिविर में किस तरह रखा जाता था। वो इसे बड़े सामान्य ढंग से लिखता है, जैसे ये कोई साधारण बात हो, और उस समाज के लिए ये साधारण ही थी। यही वो बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। रोमी साम्राज्य ने दुनिया को कानून दिया, लेकिन वो कानून सिर्फ रोमी नागरिकों के लिए था। हारे हुए लोगों के लिए, और खासकर हारे हुए लोगों की औरतों के लिए कोई कानून नहीं था। वे तंत्र के सबसे निचले पायदान पर थीं, और ये तंत्र सदियों तक चलता रहा, बिना किसी सवाल के, बिना किसी विरोध के। ये तंत्र सिर्फ कागजों पर नहीं था, इसने असली इंसानों की जिंदगियां तोड़ी थीं। और इतिहास ने कुछ नाम बचा कर रखे हैं, कुछ चेहरे जो इस अंधेरे की गवाही देते हैं। आज हम उन चेहरों को देखेंगे। पहला नाम है क्लियोपैट्रा सेलेन का। नहीं, ये वो क्लियोपैट्रा नहीं है जिसे तुम जानते हो। ये थी सीरिया की राजकुमारी राजा एंटियोकस दशम की बेटी। सन 69 ईसा पूर्व में रोमी जनरल लुकुलस ने सीरिया पर हमला किया। राजधानी टाइग्रोनोसर्टा गिरी। क्लियोपैट्रा सेलेन उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी। उसे जंजीरों में बांधकर रोम लाया गया। उसके पिता का राज्य खत्म हो गया था। उसकी मां युद्ध में मारी जा चुकी थी और वो खुद एक रोमी सीनेटर के घर में नौकरानी बन गई।
16 साल की एक राजकुमारी जो कल तक महल में रहती थी, आज किसी और के घर का बर्तन मांजती थी। दूसरा नाम है बॉडिका का नहीं, बल्कि उन औरतों का जो बॉडिका की हार के बाद रोमी हाथों में पड़ी। सन 60 ईस्वी, ब्रिटेन। आइसेनी जनजाति की रानी बॉडिका ने रोम के खिलाफ बगावत की थी, लेकिन जब रोमी जनरल गायस सूटोनियस पॉलिनस ने उसे हराया तो जो हुआ वो भयानक था। रोमी इतिहासकार टैसिटस ने लिखा है कि रोमी सैनिकों ने आइसेनी औरतों के साथ जो किया वो किसी भी इंसानी मर्यादा से परे था। टैसिटस खुद रोमी था, फिर भी उसने ये लिखा। ये इसलिए नहीं कि उसे दया आई, बल्कि इसलिए कि वो घटना इतनी बड़ी थी कि उसे छुपाना मुश्किल था। तीसरा नाम है जुगुर्था की मां का। जुगुर्था नुमीदिया का राजा था, उत्तरी अफ्रीका में। सन 105 ईसा पूर्व में रोमी जनरल गायस मारियस ने उसे हराया। जुगुर्था को जंजीरों में रोम लाया गया और बाद में मार दिया गया, लेकिन उसकी मां और बहनें जो नुमीदिया की कुलीन औरतें थीं, उन्हें दास बाजार में बेच दिया गया। उनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, वे सिर्फ जुगुर्था की रिश्तेदारें हैं, लेकिन वे भी इंसान थीं। चौथी कहानी है एक ऐसी औरत की जिसका नाम हमें पता है, लेकिन उसकी कहानी हम आमतौर पर गलत तरीके से जानते हैं। वो है कैसेंड्रा। नहीं, ट्रॉय की कैसेंड्रा नहीं, ये कैसेंड्रा थी एपिरस की, सन 167 ईसा पूर्व की। जब रोमी जनरल पॉलस ने एपिरस के 27 शहर एक दिन में लूटे, तो उस दिन एक औरत ने अपने 3 बच्चों को सीने से लगाकर रोमी सैनिकों का सामना किया। उसका नाम था कैसेंड्रा। रोमी सैनिकों ने उसके बच्चों को उससे छीन लिया। बच्चों को अलग बेचा गया, कैसेंड्रा को अलग। एक माँ और उसके बच्चे एक ही दिन में 3 अलग अलग मालिकों की संपत्ति बन गए। ये कहानी एक छोटे से यूनानी शिलालेख में मिली है जो आज एथेंस के एक संग्रहालय में रखा है। 5वां नाम है थिस्बे का। थिस्बे एक कार्थेजनी औरत थी। सन 146 ईसा पूर्व में कार्थेज के पतन के दौरान जब रोमी सेना शहर में घुसी, थिस्बे ने खुद को और अपनी बेटी को एक कुएं में छुपा लिया। 3 दिन वे वहां रहीं, बिना खाने के, बिना पानी के। चौथे दिन रोमी सैनिकों ने उन्हें ढूंढ निकाला। थिस्बे की बेटी को तुरंत ले जाया गया। थिस्बे ने विरोध किया, उसे बेड़ियां पहनाई गईं और घसीटकर बाजार ले जाया गया। ये कहानी रोमी लेखक एपियन ने अपनी किताब पुनिका में लिखी है। ये सिर्फ 5 नाम है, लेकिन इन 5 नामों के पीछे लाखों ऐसी औरतें हैं जिनके नाम कहीं नहीं लिखे गए, जो सिर्फ संख्याएं बनकर रह गईं। इतिहास के पन्नों पर जनरलों की जीत का जश्न है, लेकिन उन औरतों की चीखें उन पन्नों की स्याही में कहीं दब गई हैं। हमें उन्हें बाहर निकालना होगा। लेकिन इतिहास कभी सिर्फ काला या सफेद नहीं होता, और यही वो जगह है जहां हमें रुककर सोचना होगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक तरफ की कहानी सुने तो हम इतिहास को नहीं बल्कि एक नाटक को समझ रहे होते हैं। सच्चाई हमेशा ज्यादा जटिल होती है। रोमी समाज में गुलामी एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंदर कुछ असाधारण अपवाद भी थे। कुछ औरतें ऐसी थीं जो गुलामी से निकलकर ऊपर उठीं। यह आसान नहीं था, ये न्याय नहीं था, लेकिन ये हुआ, और इसे नजरअंदाज करना भी इतिहास के साथ बेईमानी होगी। रोमी समाज में मैन्यूमिशन यानी गुलामी से मुक्ति की एक कानूनी प्रक्रिया थी। अगर कोई मालिक चाहे तो वो अपने गुलाम को आजाद कर सकता था, और जो गुलाम आजाद होते थे उन्हें लिबर्टस कहा जाता था। उन्हें रोमी नागरिकता का एक हिस्सा मिलता था। ये पूरी नागरिकता नहीं थी, लेकिन कुछ तो था। कुछ औरतें इसी रास्ते से निकलीं। उन्होंने अपनी बुद्धि, अपनी भाषा या अपनी किसी खास काबिलियत से अपने मालिक को प्रभावित किया और आज़ादी पाई। एक नाम है एपिक्टेटस की माँ का। एपिक्टेटस, जो आगे चलकर रोम का सबसे महान स्टोइक दार्शनिक बना, वो खुद एक गुलाम का बेटा था। उसकी माँ एक थ्रेसियन गुलाम थी जो किसी युद्ध के बाद रोम लाई गई थी। एपिक्टेटस ने खुद अपनी माँ की गुलामी के बारे में लिखा है। उसने लिखा कि उसकी माँ ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। ये एक गुलाम औरत की कहानी है जिसने अपने बेटे को इतना मजबूत बनाया कि वो बेटा एक दिन रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस का प्रेरणा स्रोत बना। लेकिन यहाँ वो बात है जो कोई नहीं बताता। ये अपवाद थे, नियम नहीं। हर 100 औरतों में से शायद एक को ये मौका मिला। बाकी 99 के लिए जिंदगी वही रही, अंधेरी, दर्दनाक और बिना किसी उम्मीद के। हम उन अपवादों को देखकर पूरी व्यवस्था को उतनी बुरी नहीं कह सकते। एक और पेचीदगी है जिसे समझना जरूरी है। रोम अकेला नहीं था। उस दौर में दुनिया के हर कोने में यही होता था। यूनानियों ने भी यही किया, फारसियों ने भी, कार्थेज वासियों ने भी। यहाँ तक कि जिन जनजातियों को रोम ने हराया, उन्होंने भी अपनी जीत के बाद यही किया था।
ये रोम की विशेष बुराई नहीं थी, ये उस पूरे युग की बुराई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे माफ कर दें। इसका मतलब ये है कि हम इसे सही संदर्भ में समझें। जब हम रोम की आलोचना करते हैं तो हम दरअसल पूरी उस सभ्यता की आलोचना कर रहे हैं जो इंसान को इंसान नहीं मानती थी, और ये आलोचना जरूरी है। रोमी समाज में कुछ आवाजें ऐसी भी थीं जिन्होंने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए। रोमी दार्शनिक सेनेका ने अपने पत्रों में लिखा, याद रखो कि जिसे तुम गुलाम कहते हो वो उसी मिट्टी से बना है जिससे तुम बने हो। ये एक क्रांतिकारी विचार था उस दौर के लिए, लेकिन सेनेका खुद कई गुलामों का मालिक था। उसके शब्द और उसके काम में एक गहरी खाई थी। यही रोमी समाज का सबसे बड़ा विरोधाभास था। वे न्याय की बात करते थे, लेकिन अन्याय पर टिके हुए थे। और इसी विरोधाभास के बीच वे लाखों औरतें पिसती रहीं। न उनके लिए सेनेका के शब्द काम आए, न किसी कानून ने उन्हें बचाया। वे उस व्यवस्था की सबसे बड़ी कीमत चुका रही थीं, एक ऐसी व्यवस्था जो खुद को सभ्य कहती थी। ये विरोधाभास सिर्फ रोमी दार्शनिकों तक सीमित नहीं था। ये विरोधाभास रोमी साम्राज्य की हर परत में था, और जैसे जैसे साम्राज्य बड़ा होता गया, ये दर्द भी बड़ा होता गया। लेकिन इस दर्द के बीच कुछ औरतें ऐसी थीं जिन्होंने चुप रहना मंजूर नहीं किया, जिन्होंने उस तंत्र के खिलाफ अपनी तरह से लड़ाई लड़ी, और उनकी कहानियां इतिहास के सबसे अंधेरे कोनों में दबी पड़ी हैं। सन 135 ईसा पूर्व, सिसिली, रोमी इतिहास का पहला बड़ा दास विद्रोह भड़का। इसका नाम था पहला सिसिलियन दास युद्ध। इस विद्रोह की शुरुआत एक सीरियाई गुलाम यूनस ने की थी। लेकिन जो बात इतिहास की किताबें अक्सर नहीं बताती, वो ये है कि इस विद्रोह में औरतों ने भी हथियार उठाए थे। सिसिली के खेतों में काम करने वाली हजारों गुलाम औरतें इस विद्रोह में शामिल हुईं। उन्होंने न सिर्फ लड़ाई में हिस्सा लिया, बल्कि उन्होंने विद्रोहियों के लिए खाना बनाया, घायलों की देखभाल की और जासूसी का काम किया। रोमी इतिहासकार दियोदोरस सिकुलस ने लिखा है कि जब रोमी सेना ने विद्रोह को कुचला तो उन्होंने औरतों को भी उसी बेरहमी से सजा दी जैसे मर्दों को। दूसरी कहानी है एक औरत की जिसका नाम था फेलिसिटास। सन 203 ईस्वी, कार्थेज। ये वो दौर था जब रोमी साम्राज्य में ईसाई धर्म फैल रहा था और रोमी सम्राट उसे कुचलने की कोशिश कर रहे थे। फेलिसिटास एक गुलाम औरत थी जो हाल ही में मां बनी थी। उसे गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो ईसाई थी। उसे एक जंगली जानवर के सामने फेंका जाना था। जेल में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। जेलर ने उससे पूछा कि इतने दर्द में वो कैसे चिल्लाई, तो उसने कहा, अभी मैं खुद सह रही हूं, लेकिन उस वक्त कोई और मेरे लिए सहेगा। ये शब्द एक गुलाम औरत के थे जिसके पास खोने के लिए सब कुछ था और फिर भी डर नहीं था। फेलिसिटास को उसकी साथी परपेचुआ के साथ रोमी एम्फी थिएटर में मार दिया गया। आज दोनों को ईसाई संत माना जाता है। तीसरी कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी है उन औरतों की जिन्होंने तंत्र के खिलाफ नहीं, बल्कि तंत्र के अंदर रहकर अपनी जगह बनाई। रोमी घरों में कुछ गुलाम औरतें ऐसी थीं जो ऑर्निट्रिक्स यानी श्रृंगार करने वाली दासियां बनी। ये काम आम खेत मजदूरी से बेहतर था। इन औरतों को रोमी कुलीन महिलाओं के बाल संवारने, उनका श्रृंगार करने और उनकी देखभाल करने का काम मिलता था। इस काम में उन्हें अपनी मालकिन के करीब रहने का मौका मिलता था, और कुछ ने इस करीबी का इस्तेमाल किया अपनी आज़ादी के लिए, या कम से कम अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए। लेकिन इसकी भी एक काली सच्चाई थी। रोमी कानून में एक प्रावधान था जिसे नॉक्सल सरेंडर कहते थे। अगर किसी गुलाम ने कोई गलती की, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, तो उसके मालिक को उसे सजा देने का पूरा अधिकार था। कोई अदालत नहीं, कोई सुनवाई नहीं। रोमी कानूनविद गायस ने अपनी किताब इंस्टीट्यूशंस में लिखा है कि मालिक का अपने गुलाम पर जीवन और मृत्यु का अधिकार था। वीटा नेकिस पोटेस्टास, जीवन और मृत्यु की शक्ति। ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं था, ये रोज की हकीकत थी। और इसी हकीकत में वे औरतें जीती थीं। हर सुबह उठकर वे नहीं जानती थीं कि आज का दिन उनका आखिरी दिन होगा या नहीं। उनकी जिंदगी एक धागे पर टिकी थी, और वो धागा किसी और के हाथ में था। फिर भी उन्होंने जिया, फिर भी उन्होंने लड़ा, फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को कहानियां सुनाई, अपने देवताओं से दुआ मांगी, और उस अंधेरे में भी इंसान बनी रहीं। यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी, और यही वो सच है जिसे हम आज याद करने आए थे। अब हम उस जगह वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। थ्रेस का वो छोटा सा गांव, सुबह की वो पहली रोशनी, और वो औरत जिसे जंजीरों में घसीट कर ले जाया गया था। हम नहीं जानते उसका नाम, हम नहीं जानते उसके बच्चे कितने थे, हम नहीं जानते कि वो रोम के किस बाजार में बेची गई, किस घर में पहुंची, किस मालिक के हाथों में उसकी जिंदगी गई। इतिहास ने उसे याद नहीं रखा, लेकिन वो थी, वो जीती थी,
उसने सांस ली थी, उसने सपने देखे थे, उसने किसी को चाहा था। और एक सुबह, बिना किसी गलती के, बिना किसी कारण के, सिर्फ इसलिए कि वो हारे हुए लोगों में से एक थी, उसकी पूरी दुनिया छिन गई। रोमी साम्राज्य आज नहीं है, उसकी सड़कें खंडहर हो गई हैं, उसके मंदिर टूट गए हैं, उसके जनरलों की तलवारें जंग खा गई हैं, लेकिन उन औरतों का दर्द वो आज भी जिंदा है, इतिहास के पन्नों में दबा हुआ, लेकिन जिंदा। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे बाहर निकालें, इसलिए नहीं कि हम रोम से नफरत करें, बल्कि इसलिए कि हम समझें कि सभ्यता का मतलब सिर्फ सड़कें और कानून नहीं होता। सभ्यता का मतलब होता है कि तुम अपने सबसे कमजोर इंसान के साथ कैसा व्यवहार करते हो। और रोम उस कसौटी पर खरा नहीं उतरा, लेकिन क्या हम उतरते हैं? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। दुनिया बदल गई है, जंजीरें बदल गई हैं, बाजार बदल गए हैं, लेकिन औरतों को संपत्ति की तरह देखने की सोच वो अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इतिहास हमें इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हम पुराने जमाने की बुराइयों पर उंगली उठाएं। इतिहास हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम खुद को आईने में देखें। थ्रेस की वो औरत, कार्थेज की खिजबे, एपिरस की कसेंड्रा, कार्थेज की फेलिसिटास और में लाखों औरतें जिनके नाम हम नहीं जानते, वे सब आज भी हमसे कुछ मांग रही हैं। वे मांग नहीं रही दया, वे मांग रही हैं याद। वे मांग रही हैं कि उनकी कहानी सुनी जाए, कि उनका दर्द सिर्फ इतिहास का एक फुटनोट न बने, कि जब हम रोम की महानता की बात करें तो हम ये भी याद रखें कि उस महानता की कीमत किसने चुकाई। यही इस चैनल का मकसद है। वे सच्चाइयां जो इतिहास की किताबें छुपाती हैं, वे कहानियां जो जनरलों और राजाओं की कहानियों के पीछे दब जाती हैं, उन्हें सामने लाना। अगर आज की ये कहानी तुम्हें अंदर तक छू गई हो, अगर तुमने कुछ नया जाना हो, तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो सच जानना चाहते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे